नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मिल रही खबर की। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है। बता दें कि वक्फ बोर्ड का भूमि घोटाला उजागर हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे के आदेश के बाद घोटाला उजागर हुआ। सरकारी संपत्ति पर को अपना बता वक्फ बोर्ड अपना होने का दावा कर रहा है, तो वहीं पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी बोले हैं कि वक्फ की जमीन नहीं, सनातन धर्म की सब जमीन है। कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन से पहले होने वाली आय आतंकवादियों पर खर्च की जाती है। जहां केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के संदर्भ में प्रदेश सरकार की ओर से जनपद में दर्ज वक्फ संपत्तियों के बारे में विवरण तलब किया गया था। इसी क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट में जनपद की कुल 2178 वक्फ संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया है। तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 919 वक्फ संपत्तियां वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड में धारा 6 के तहत सरकारी सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर दर्ज पाई गई। वक्फ बोर्ड में जनपद की कुल 2178 संपत्तियां वक्फ के तौर पर दर्ज हैं। इनमें वह संपत्तियां भी शामिल हैं जिनको वर्ष 1992 में हुए सर्वे में भू उपयोग के आधार पर कब्रिस्तान, दरगाह आदि को वक्फ मान लिया गया था। इनका बाकायदा शासकीय गजट में प्रकाशित किया गया था। शासन के निर्देश पर सभी वक्फ संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। तहसीलों से आई रिपोर्ट में इनमें 354 संपत्तियां तहसील सदर में और 565 तहसील कायमगंज में सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर धारा 6 में दर्ज पाई गई हैं। वहीं 1359 फसली या वर्ष 1951 तक धार्मिक एवं परोपकारी प्रयोजनाओं के लिए दर्ज 1259 वक्फ संपत्तियों का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में पाया गया है। वहीं केंद्र सरकार के वक्फ संपत्तियों में पोर्टल वामसी पर जनपद में 3863 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें 1605 कब्रिस्तान और 346 मस्जिदों के अलावा मकबरे, करबला भवन व कृषि भूमि आदि शामिल है। हालांकि ये आंकड़े वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से भिन्न है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट सभी जनपदों से मांगी गई थी। अग्रिम कार्रवाई सरकार की ओर से नए वक्फ कानून के अनुसार की जाएगी और बताया कि सरकार की ओर से विगत वर्ष आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराए गए सर्वे के आधार पर दर्ज विवरण के आधार पर वामसी पोर्टल पर आंकड़े दर्ज हैं। इनका वक्फ बोर्ड से संबंध नहीं है, इसलिए आंकड़ों में अंतर है। और बताया कि विगत वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से भी वक्फ के संबंध में 25 नवंबर 2024 को नई नियमावली जारी की गई। इसमें वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, वित्तीय प्रशासन, वक्फ न्यायाधिकरण और अतिक्रमण व दंड प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित नियम शामिल किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि धारा 6 के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को रखा जाता है। यह भूमि किसी व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं होती, बल्कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग, प्रशासनिक आवश्यकताओं या अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित होती है। फर्रुखाबाद में वक्फ संपत्तियों की संख्या कुल 2178 प्रॉपर्टी हैं और उसमें जो फॉर्मेट में सूचना मांगी गई थी उसमें जनपद की सूचना में ये 919 प्रॉपर्टी थी जिन पर क्लेम किया गया था, जिसका हेक्टेयर एरिया जो होता है 129.439 हेक्टेयर के एरिया है। जो सूचना मांगी गई थी, हम लोग जो पीछे की बैठक से पहले सभी जिलों से सूचना गई थी, तो हम लोग कंपाइल करके सूचना भेज दी, निदेशालय को प्रेषित की गई। हमारे सनातन धर्म ही नहीं अपितु भारतवर्ष के लिए कलंक का विषय है। यह हिंदुओं पर थोपा गया एक षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड थोपा गया। यदि किसी भी ज़मीन का विषय है उसमें डीएम को राइट नहीं है तो निश्चित ही वह अवैध कानून है। ऐसे कानून को उखाड़ करके फेंकना हिंदुओं के लिए कर्तव्य है। यदि इतने पर भी हिंदू नहीं जगे तो निश्चित ही जिस प्रकार से गुलामी का स्वाद हमारे पूर्वजों ने चखा, वह गुलामी जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में ये षड्यंत्र रचे गए और ऐसे ही यदि हिंदू विघटित रहा तो निश्चित ही पुनः गुलामी देखनी पड़ सकती है। यदि यह वक्फ बोर्ड रहा तो निश्चित ही एक दिन हम जिस प्रकार से वर्तमान में देखा जाए तो भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं था। यदि वक्फ बोर्ड है तो निश्चित ही सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इसके तहत
हमारे जो मठ मंदिर इन पर जो टैक्स ले रही है सरकार, तो इनकी जो मस्जिद हैं, अन्य जो विधर्मियों के मंदिर इत्यादि हैं, उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और समस्त हिंदू समुदाय को संगठित होना चाहिए। इस पर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का सर्वे शुरू हुआ। सर्वे में उजागर हुआ कि 919 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमा कर दावा किए हुए था और उन पर कब्जा जमाए हुए था। सर्वे में साफ दिखाया गया कि ये 919 संपत्तियां धारा 6 के अंतर्गत सारी सरकारी स्वामित्व में दर्ज हैं। इसका उल्लेख किया गया है। इस संबंध में हमारे साथ महंत मौजूद हैं, इनसे बात करें क्या कहना है महंत जी का। महंत जी, जो सर्वे शुरू हुआ है इसमें ऐसी संपत्तियां आई निकल कर जिस पर जो 919 संपत्तियां थी जिन पर सरकारी स्वामित्व, उन पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमा रहा है, क्या कहना है इस पर? ये वक्फ बोर्ड सरकार चिल्ला रही है, ये क्या है? ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हमारे हिंदुओं की ही संपत्ति है। अंग्रेज़ों ने मुस्लिम राज जाया था तो इन्होंने हमारी ही संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ली। आज वो वक्फ बोर्ड बना दिया और हमारे साधु संतों का कहना है कि सनातन वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। साधु संतों को जो हमारे आश्रम हैं, जो जैसे छोटे छोटे आश्रम हैं, उन पे ये संपत्ति दी जाए। ये सरकार अपने कब्जे में ले रही है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अब सरकार इस संपत्ति को साधु संतों को एक सनातन वक्फ बोर्ड बनाया जाए जिससे हमारे साधु संतों की रक्षा हो जाए। और जो वक्फ बोर्ड में जो ज़मीनें लगी हुई हैं उनसे क्या होता है, आतंकवादी पैदा होते हैं और मस्जिदों में हथियार तैयार होते हैं साधु संतों को, कि ये सब अपमान कर रहे हैं। यही तो सनातन धर्म की हानि है। आपका कहने का मतलब वक्फ बोर्ड में जितनी भी ज़मीनें हैं सर्वे में निकली हुई सारी संपत्ति को मुक्त करके सनातन धर्म को दी जाए, सनातन धर्म को दी जाए जिससे सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे। यहाँ आतंकवादी पनप रहे हैं वक्फ बोर्ड से आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, उसी संपत्ति से, उसी पैसे से वक्फ बोर्ड के उसी संपत्ति से आतंकवादियों को दी जाती है। वही पैसा, कई ऐसी वीडियो वायरल हुई है, देखा होगा हमारे इधर एक कौन सा पड़ता है, इस समय याद नहीं आ रहा गांव, ये मुरादाबाद के आगे हरिद्वार के नजीबाबाद से पहले, वहाँ जब एक वीडियो वायरल हुआ एक मदरसे का, तो उसमें कम से कम वहाँ लाखों की संख्या में हथियार प्राप्त हुए। तो ये वक्फ बोर्ड वाली जो जितनी संपत्ति है ये इनके अध्यक्ष बनते हैं और फिर ये संपत्ति का पैसा आतंकवादियों के लिए जाता है और इसी से आतंकवादी की उत्पत्ति होती है। यूपी के कानपुर महापौर आपके वार्ड कार्यक्रम के तहत महापौर वार्ड 18 पहुंची, जहां लाइटिंग विभाग के जेई को फटकार लगाई और मौके पर ही क्षेत्रीय लोगों की समस्या सुनी। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने जनता दरबार की शुरुआत की है। मेयर हर वार्ड में अपना जनता दरबार लगती है, जहाँ उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और वह जनता से सीधे रूबरू होते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर वहाँ आता है, मेयर संबंधित अधिकारी को उसकी समस्या के निस्तारण का त्वरित आदेश देती हैं और जिन समस्याओं में समय लगता है उनको नोट करती हैं और निश्चित समय सीमा के बाद अधिकारियों से उसका फीडबैक भी लेती हैं। मेयर ने बताया कि वह कानपुर नगर निगम के 110 वार्ड में क्रमशः जाएंगी और जनता को होने वाली समस्याओं का तत्काल निस्तारण करेंगी। इससे दूर दराज के इलाकों के लोग जो अपनी शिकायत लेकर या समस्या लेकर नगर निगम नहीं पहुंच पाते थे, उनको सहूलियत होगी और उनके वार्ड में ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। इसी क्रम में आज महापौर प्रमिला पांडे उस्मानपुर वार्ड 18 के साकेत नगर स्थित डंप में क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनने पहुंची। वार्ड 18 में सीवर, पानी, मार्ग प्रकाश, पार्कों में अतिक्रमण की समस्या की शिकायतें क्षेत्रीय जनता द्वारा की गई। वहीं महापौर द्वारा लोगों की समस्याओं का निस्तारण वहां बैठे अधिकारियों द्वारा करने का आदेश दिया है। वहीं पार्षदों का फोन रिसीव न करने को लेकर लाइटिंग विभाग के जेई आर.के. सिंह को चेतावनी देते हुए फटकार भी लगाई है। वार्ड 18 की पार्षद आरती गौतम ने बताया कि क्षेत्र में सीवर लाइन, पानी की लाइन के साथ साथ पार्कों में अवैध कब्जे हो गए हैं, जिनकी शिकायतें लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर महापौर को अवगत कराया गया है। जल्द ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आज 18 है, आज 18 में आए। किस तरह की यहाँ लाइट की ज्यादा लाइट वाला फोन नहीं उठाता और अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो हम पूरे शहर घटाएंगे। कहीं न कहीं साकेत नगर में लोग शिकायत की कुछ जगह पर बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है और साफ सफाई की नहीं, जितने लोग निकल आए सब हो जाएगा, लग जाएगा। आगे
तरह का अभियान? जितनी हमारे पास सब लिखित आएगा उसका सबका समाधान होगा। यूपी के फर्रुखाबाद में निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में संवैधानिक अधिकार यात्रा फर्रुखाबाद पहुंची है। दिल्ली चुनाव पर मंत्री संजय कुमार निषाद बोले कि राजनीति अभिभावक की तरह है। मंत्री ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अभिभावक तो बन गए लेकिन खुद ही जेल चले गए। साथ ही महाकुंभ में हुई घटना पर अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और बोले कि लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने काम के आधार पर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। राष्ट्र निर्माण के आधार पर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, रोजगार के साधन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी व्यवस्थाएं मानव को चाहिए। जो संविधान में कहा गया ना कि राजनीति का अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, और देश के और राष्ट्र के विकास में। तो कैसा अभिभावक चाहिए? सबको देख लिया सपा बसपा कांग्रेस को। ऐसा अभिभावक की अर्थव्यवस्था ही लुटा दिया, ऐसा अभिभावक के लोगों के गार्जियन तो बन गए, वो अपने ही चले गए जेल भ्रष्टाचार में। तो ये आरोप कहना, कथनी और करने में अंतर जिसके पास उसे वोट देने से क्या होता है? केजरीवाल आए थे तो क्या कहे थे कि ना कि हम कैसे मकान, जब सबको मकान दिला देंगे तब हम मकान बनाएंगे। अभी क्या मकान में मिला है? तो ये सब चीज़ें हैं। इसके आधार पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी व्यक्ति को मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और निश्चित रूप से। मंत्री, सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जो है महाकुंभ को लेकर अभी कल संसद भवन में भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ है। तो क्या लग रहा है कि महाकुंभ में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी क्या जांच होनी चाहिए या किस तरीके से कोई इसमें समिति गठित होना चाहिए? कि लोकतंत्र में भारत लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में एक न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक जाँच हो, तो जहाँ जो जाँच आ जाती है वहाँ जाँच जो है वो उस सरकार और उस टीम, मतलब उस व्यवस्था से ऊपर हो। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाए तो कुछ कहना उचित नहीं है। तो भाई जांच व्यवस्था में लिखा हुआ कि जांच होनी चाहिए। तो जब जांच टीम गठित कर दी तो किसी व्यक्ति से आंकड़ा मांगना, जांच से आंकड़ा मांगा जाए, जांच का टाइम दिया गया संविधान में, जांच के समय आएगा आंकड़ा, जांच के समय सब कुछ आएगा, उस समय दिया जाएगा। लेकिन बीच में लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति, लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रदेश बने उसके लिए होनी चाहिए। आगे फिर से कोई घटना न घटे उस पर चर्चा होनी चाहिए और मृतक परिवारों के साथ संपर्क के संबंध करना चाहिए। और वो एक पवित्र भूमि है, एक निषाद राज की, प्रयागराज की निषाद राज की भूमि है, भगवान राम निषाद राज की। और दुनिया के लोग अगर वो जिस आस्था पर केंद्र पर आते हैं तो उसमें उसी हिसाब से दुनिया में भारत की पहचान। मंत्री, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आंकड़े की बात आ रही है कि जो लोग मिसिंग है अभी तक, जिनका पता नहीं, उसके आंकड़े सरकार क्यों नहीं अभी तक खोल रही है? तो जाँच तो इसीलिए लिखा है कि कौन दोषी है, किस कारण हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग हुए हैं। तो जांच तो इसी नहीं, ये तो घटना के बाद का विषय, मतलब इस हादसे में कितने लोग शिकार हुए उसका आकलन तो आकलन तो जांच तो करेगा ना, जांच ही रिपोर्ट देगा ना जो बयान क्या। आपका क्या मतलब कहता है? आपकी पार्टी मतलब रिपोर्ट, हमारी सरकारी ने तो जांच लिखा है, सरकारी जांच लिखी है ना। जांच नहीं लिखती तब कहते कि नहीं जांच नहीं कराना चाहते हैं, आंकड़ा नहीं देना चाहते। तो जांच के आधार पर संख्या नहीं कंफर्म है आपको? जांच के आधार पर ही आएगा। कब होगी है जांच का टाइम दिया गया अपने समय। आपकी क्या समय सीमा के अंदर ही जांच की। आपकी क्या है पूरी, आपका ये क्या पूरा कार्यक्रम है फर्रुखाबाद में आज किस तरीके से आप लोग? संवैधानिक अधिकार यात्रा है, संविधान में सभी को अधिकार है, मताधिकार के साथ सम्मान पाने का सब अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। उसमें कमज़ोरों को भी विशेष स्थान है। कमज़ोर को इस तरीके से हम रखते हैं, संविधान में अधिनियम है 341 कि मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़े का हिस्सा खा जाता है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। किसी आरक्षित की गई है, धन, पैसा, बुद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पद, निष्ठा, राजनीति सब सुरक्षित की गई है। 23% उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 समूह हैं। लेकिन सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है ना कि सभी 66 समूहों का हिस्सा केवल लेदरमैन खा रहा है, 27% का हिस्सा केवल मिल्कमैन खा रहा है। ऐसे में इनके हिस्से कहाँ जा रहे हैं? तो इनका संविधान में अगर हिस्सा मिला हुआ है तो कैसे लूटा गया, उसके लिए इनको पर्दाफाश किया जा रहा है कि 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम अलग बन गया कि जो जातियां अनुसूचित में दिल्ली में थीं
जो संविधान में, उसे ओबीसी में डाल दिया गया। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अकील को पकड़ लिया और बेलाताली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा है। गौरतलब है कि प्रेम जाल में फंसाकर पार्क में घूमने के लिए अकील आया था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हरदोई शहर कोतवाली की बेलाताली का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। खबर हरिगढ़ से है, जहां महानगर के रामनगर इलाके के लोग विकास कार्य न होने की वजह से परेशान है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इसकी मुख्य वजह इस इलाके के वार्ड पार्षद शाहिद अब्बास हैं, जो समाजवादी पार्टी से हैं। स्थानीय लोगों ने सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि वार्ड पार्षद हिंदू होने की वजह से उनके मोहल्ले के विकास कार्य नहीं कराता है। उन्हें अपने हाथों से गंदा पानी साफ करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि वार्ड पार्षद का कहना है कि जिन हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिए उनके यहाँ विकास कार्य नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रामनगर इलाके के लोग लगातार इस बात से परेशान नजर आ रहे हैं। आज मैं हरिगढ़ महानगर के रामनगर इलाके में हूं और मैं आपको बता दूं, रामनगर इलाका वार्ड नंबर 48 और जहां का पार्षद समाजवादी पार्टी से है। और मैं आपको बताऊं, यहां के वार्ड पार्षद की शिकायत जब सुदर्शन न्यूज को मिली तो यहां पर हम लोग जनता के पास आए हैं इनकी समस्याएं सुनने के लिए। क्या कहते हैं वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद का कहना सिर्फ ये होता है कि नहीं, यहाँ हिंदुओं का वोट हमें मिला नहीं तो यहाँ हम काम ही नहीं कराएंगे। अच्छा, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो काम नहीं कराएंगे? हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, हम काम नहीं कराएंगे। तो मैं अपने विजय से कहूँगा दिखाएं। देखिए यहाँ पर ये जो रोड है, ये रोड अब इन्होंने अभी तक नहीं बनवाई है। आगे आप देखिए, ये महानगर का इलाका है और यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर टाइल्स भी नहीं बिछी हुई है, यहाँ महिलाएं भी साथ में है। आप बताइए कि वार्ड पार्षद यहाँ पर पिछले कुछ भी ना करा, तो हमने तो अपने यहाँ पे मिट्टी डलवा के करिए, पानी बाल्टियों से खिलाते हैं हम तो। अच्छा, तो क्या बोलते हैं वार्ड पार्षद? वो तो जो कह रहे तो हमारे पैसे नहीं आ रहा है तो हम क्यों काम कराएं? अच्छा, पैसे और नहीं आ रहे? हम नहीं कराएंगे हिंदुओं का काम। अच्छा, हिंदुओं का काम नहीं कराएंगे? ना कराएंगे। तो आप देखिए, ये इनका कहना है कि हिंदुओं का काम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि वोट नहीं दिए हिंदुओं ने, इस तरह से नहीं कराएंगे। इन्होंने कहा पैसे नहीं आए, हिंदुओं का काम नहीं कराएंगे। लेकिन हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम वार्ड पार्षद की वजह से क्या हिंदुओं का काम नहीं होगा? जांच का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के मेरठ में लगातार पुलिस एक्शन में है और गौकशी रोकने के पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन गौकशी रोकने में नाकाम रही नौचंदी थाने की फूलबाग कॉलोनी पुलिस चौकी पर कार्रवाई करते हुए मेरठ एसएसपी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है। चौकी में 2 दरोगा और 2 सिपाही तैनात थे, सभी को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी ने अपने आदेश में कहा कि थाना नौचंदी की चौकी फूलबाग क्षेत्र में गौकशी जैसे संगीन अपराध के अवशेष मिलने की घटना घटित होने और उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार निर्देशित किए जाने के उपरांत भी अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण कर पाने में पूर्णतया विफल होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। दरअसल मेरठ के सूरजकुंड के सीताराम पुलिया के पास नाले में सोमवार सुबह गौवंश के अवशेष बरामद हुए थे, जो कि थाना नौचंदी के फूलबाग चौकी क्षेत्र में आता है। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में फूलबाग कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर नाले में कल देर शाम कुछ पशुओं के अवशेष मिले थे, जो प्रथम दृष्टया गौवंश के लग रहे थे। इसमें 2 दिन पहले भी यहाँ पे गौवंशों के अवशेष मिले थे। इसी क्रम में जो चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल, इनको एसएसपी सर द्वारा सस्पेंड किया गया है। इनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है और इनकी जांच की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। उसमें जल्द इसको खुलासा कर इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरठ पुलिस का कहना है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्या कहते हैं? देखिए, 0 टॉलरेंस है। कोई भी अगर ये ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी पुलिसकर्मी जो भी लापरवाही ऐसी करते हैं और अपराध को अगर ये अपना निरंकुश है लगातार, तो उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी क्रम में इनको सस्पेंड किया गया था। इससे पहले भी थाना दौरान में एक चौकी दादरी है, उसको भी वहाँ पे भी गौकशी घटना हुई थी, जिसको ये लोग रोकने में नाकाम रहे थे, जिसके चलते उन लोगों पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया था। तो क्या इन लोगों की पहचान के लिए कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, इसमें टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम, वो अलग से काम कर रही है। थाने की 3 टीमें बना के इसमें लगातार इसको घटना को इसकी जो आसपास सीसीटीवी फुटेज है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पूरे रूट का ही हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, कहाँ से नाला आता है, कहाँ जाता है, कहाँ से इसमें डालने की जगह है, सभी चीज़ों के बारे में देखा जा रहा है। और जो भी इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। को लेकर कि कितना स्तर पे प्रशासन और किस तरीके की कार्रवाई भविष्य में की जाएंगी और क्या क्या जांच चलेगी? देखिए, जैसे मैंने बताया, 0 टॉलरेंस है। और इससे पहले भी थाना दौराला क्षेत्र में गौकशी घटना सामने आई थी, जहाँ पे चौकी प्रभारी की ये विफल रहे थे उसको घटना को रोकने के लिए। इसी क्रम में ये भी, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लगातार दूसरी बार नाले में पशुओं के अवशेष मिले थे।
इसके चलते इन्हें सस्पेंड किया गया है और आगे भी अगर कोई ऐसी लापरवाही बरतेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इनका संबंध उस जय पुरानी ग्रुप से तो नहीं है जो आपने अभी खुलासा किया था जय पुरानी ग्रुप का? देखिए, अभी केवल अवशेष मिले हैं, इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो सीवीओ रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर पुलिस ने लूट का खुलासा किया है, जहां मुठभेड़ में 3 जिहादी बदमाश घायल हो गए और बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में पिछले 1 माह में करीब 3 घरों पर परिजनों को बंधक बनाकर लूट जैसी घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर भूतपुरी से ठाकुर द्वारा मार्ग पर जा रहे हैं, जो कि लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में है कि तभी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। उधर पुलिस जवाबी कार्रवाई की तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम खुर्शीद पुत्र फिराब हुसैन, शादाब पुत्र सुलेमान और तीसरे ने अपना नाम इफ्तिखार बताया है। ये तीनों संभल के थाना असमोली क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा थाना अफजलगढ़ में हुई लूट की घटनाओं के अनावरण के क्रम में चेकिंग के दौरान थाना अफजलगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भूतपुरी से ठाकुरद्वारा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अभियुक्तगण आ रहे हैं, जिनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा मौके से ही इनके एक अन्य साथी को भागते हुए पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्तगणों ने अपना नाम खुर्शीद पुत्र फिदा हुसैन, दूसरे ने शादाब पुत्र सुलेमान निवासी गण थाना क्षेत्र असनौली जनपद संभल बताया तथा तीसरे साथी ने अपना नाम इफ्तिखार पुत्र बुद्धा निवासी असनौली जनपद संभल बताया। अभियुक्त गणों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 1 मिस कारतूस व 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 डंडा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल CT 100 बरामद की गई। घायल दोनों अभियुक्तों खुर्शीद व शादाब को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तों की मुलाकात आपस में मुरादाबाद जेल में हुई थी, जो चोरी के मुकदमे में पहले से ही जेल में बंद थे। जेल से निकलने के बाद इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी लूट की घटना कारित करना शुरू कर दिया तथा इनके अपने फरार साथी के साथ मिलकर जनपद बिजनौर, मुरादाबाद, ऊधम सिंह नगर, ठाकुरद्वारा, जसपुर और ITI थाना क्षेत्रों में चोरी लूट नकबजनी की घटनाओं को पूर्व में अंजाम दिया है। ये सभी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की मोटरसाइकिल CT 100 पर सवार होकर वारदात करने निकल जाते थे और मोटरसाइकिल को दूर खड़ी कर देते थे। घटना करते समय ये नंगे पैर घर में घुसते थे तथा पूरी सावधानी से घटना को अंजाम देते थे, जिससे कोई इसको पहचान न सके। इन सभी के द्वारा अपने फरार साथी के साथ दिनांक 30/2024 को थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम तरफ दलपतपुर में घर में घुसकर चोरी की थी। दिनांक 6/1/2025 को जनपद ऊधम सिंह नगर के थाना ITI क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम गुलड़िया काशीपुर में लूट की थी। तो दिनांक 20/21/2025 की रात्रि को थाना जसपुर के मोहल्ला नई बस्ती भट्टा कॉलोनी में घर में घुसकर चोरी की थी तथा उसी दिनांक को रात्रि में इन सभी के द्वारा थाना जसपुर क्षेत्र में मोहल्ला नई बस्ती निकट भट्टा कॉलोनी जसपुर से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस सिल्वर कलर की चोरी की थी। उपरोक्त घटनाओं के संबंध में पूर्व से ही क्रमशः थाना ठाकुरद्वारा, थाना ITI, थाना जसपुर में अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा इन सभी के द्वारा पिछले 2 महीनों में जनपद मुरादाबाद, ऊधम सिंह नगर और जसपुर में 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने करीब 20 दिन पहले जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के ग्राम मनियावाला, मनोहरवाली और हरपुर में भी तमंचे से डराकर घरों में घुसकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उक्त घटना के संबंध में थाना अफजलगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। आज दिनांक 4/2/2025 की रात्रि को चारों लोग फिर से लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से तथा पूर्व में की गई लूट चोरी के माल को भी हटाने की फिराक में थे।
मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुश लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गणों की निशानदेही पर लूट चोरी की घटनाओं से संबंधित पीली व सफेद धातु के आभूषण और नकदी को बरामद किया गया है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर माहौल खराब करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इसको लेकर बजरंग दल नेता ने मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस को सूचना दी। फरमान मासूमी पर आरोप लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए और उनको नीचा दिखाने की वीडियो पोस्ट की जा रही थी। आरोपी द्वारा समाज का माहौल बिगाड़ने पर दंगा भड़काने के प्रयास का आरोप है और वायरल वीडियो से समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना पाकवाड़ा इलाके का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल थाना पाकवाड़े पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें एक फरमान सन ऑफ वसीम निवासी पाकवाड़ा, इसके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में भद्दे कमेंट किए गए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, देवी देवताओं को गाली दी गई, जो उसके उपासक हैं उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली दी गई। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज जेल भेजा जाए। कानपुर से खबर है, जहां यूपी एसटीएफ की टीम ने प्रतापगढ़ के रहने वाले इनामी बदमाश तालिब अंसारी को कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित था। एसटीएफ की टीम उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। खबर यूपी के रायबरेली से, जहाँ संभल के बाद अब रायबरेली जिले में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं, जहाँ 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियां बताई जा रही है। मंदिर की खुदाई के दौरान मिली ऐतिहासिक मूर्तियों में आकृतियों में कुछ लिखा हुआ है। वहीं 7 फीट नीचे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। बता दें कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। जीर्णोद्धार के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं डलमऊ तहसील क्षेत्र में सुरसना गांव में प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं रिटायर्ड सैनिक हूं और अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक हूं मैं। ये हमारे गांव में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इसका इतिहास हमारे गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बताने में सक्षम नहीं है। और विगत कई वर्षों से यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ा भगवान भोलेनाथ की सेवा में बहुत बड़ा मेला लगता है और अपने हमारे गांव और क्षेत्र के बड़े बड़े दुकानदार भी यहाँ आते हैं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास किया कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और 5 दिसंबर 2024 से इसका जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हुआ। इस दौरान जब जो पुरानी मूर्तियाँ इसमें दबी हुई थी, जब साफ़ सफाई के लिए उनको निकाला गया तो उसमें विशेष लिपि में बहुत कुछ लिखा हुआ है और जब उसको पढ़ने की कोशिश की गई तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जब बड़े बुजुर्गों से, क्षेत्रीय लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हो सकता है गुप्तकालीन मूर्तियां हों, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चोल वंशी शासन में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप देखें तो यहाँ इस मंदिर में यहाँ देखिए आप, एक विशेष लिपि में ये कुछ लिखा गया है, आप देखेंगे तो, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और भी सब मूर्तियां हैं। शिवलिंग भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो आम तौर पर कहीं शिव मंदिरों में नहीं दिखाई देता है। तो हम आपके द्वारा ये निवेदन करते हैं सरकार से कि इस मंदिर के विषय में सही से जानकारी इकट्ठा की जाए और जो हम ग्रामवासी लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके जीर्णोद्धार का प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर बन जाएगा। ये हम सभी की सरकार से विनती है, निवेदन है। यूपी के मथुरा जिले पंचायत राज अधिकारी पीसीएस किरण चौधरी को लखनऊ से आई विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि मथुरा महिला पीसीएस अधिकारी किरण चौधरी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित आवास पर विजिलेंस टीम पहुंची थी। यहां शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें 70,000 रुपए की रिश्वत दी गई। जैसे कि महिला अधिकारी ने ये रकम ली, तभी टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दूसरी टीम राजीव भवन स्थित उनके कार्यालय पहुंची। यहाँ शिकायतकर्ता भी साथ में थे। टीम ने यहाँ से कुछ फाइलें जब्त की, जिन्हें अपने कब्जे में ले लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के कानपुर में अधिवक्ताओं का शिकायती पत्र पुलिस को दिया गया है। बता दें कि कानपुर में अधिवक्ताओं के एक दल ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर कचहरी रोड पर लग रहे जाम के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा। दरअसल कानपुर के कचहरी रोड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का आवागमन लगा रहता है। इससे अधिवक्ताओं के साथ साथ पुलिस और
आम जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते पंडित रविंद्र शर्मा, पूर्व लायर्स एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग आए थे, अभी कमिश्नर महोदय को प्रतिवेदन दिया है कि पिछले कुछ समय से हमारे कचेरी के सामने वाली सड़क, जिसपे दोनों तरफ अदालतें हैं, चेतना से लेकर कमिश्नर महोदय के गेट तक प्रतिदिन भयंकर जाम लग रहा था, जिससे वादकारी अधिवक्ता परेशान थे। तमाम स्कूली बच्चों की सर रिक्शे फंस जाते थे, पुलिस की गाड़ियां स्वयं फंस रही थी। उस पर 4 दिन पूर्व हमारी इंस्पेक्टर कोतवाली महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुआ था। उसी संबंध में उन्होंने प्रतिवेदन दिया, जिस पर उन्होंने कहा तत्काल इसको हम करवाते हैं और ये व्यवस्था सुचारू रूप से यातायात की चलने लगेगी। नहीं, अधिवक्ताओं की गाड़ी एक किनारे है। आप देखिए, जब दोनों तरफ से वाहन आएंगे तो हमेशा जाम लगेगा। जहां पे कंजेस्टेड होता है वहां पे वन वे इसीलिए किया था जिससे इजी गोइंग लोग निकलते रहे। चेतना चौराहे से 200-250 मीटर है, वन वे था, आप भी निकलते थे, हम भी निकलते थे। उनका मैं अभी तत्काल इसको करवाते हैं और अतिशीघ्र ये यातायात सुचारू रूप से चलने लगे। यूपी के चंदौली से खबर है। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी ट्रेलर से टकराई। बिहार के पटना से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं की टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी से टकराई है। हाईवे पर खड़ी श्रद्धालुओं की बस में ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। वहीं घटना में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची NHAI की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। बता दें कि पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाराणसी ट्रेमा सेंटर में इनको रेफर किया गया। वहीं घायलों में 5 महिला और 5 पुरुष, 2 बच्चे शामिल हैं, जहां एक ही परिवार की मृतक महिलाएं बताई जा रही हैं। एक घायल बच्चे को पुलिस ने अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के जनसो की मड़ई गाँव के समीप नेशनल हाईवे 19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से RT चंदौली के पास एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मारी और जिसमें करीब 12 लोग हमारे पास घायल अवस्था में लाए गए, जिसमें 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 2 बच्चे थे और 2 उसमें सीरियस थे, जिनको एक पुरुष एक महिला, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद BHO ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। और जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से 2 महिलाएं अलग से वहीं पे मृत हो गई थी, जिनको शव को पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया। जानकारी मिल पाई कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे? जो जानकारी उनके परिवारजनों से प्राप्त हुआ, उनके हिसाब से वो पटना से कुंभ नहाने प्रयागराज जा रहे थे। अब बात करेंगे शामली की, जहां थाना भवन हसनपुर लोहारी गांव के जंगल में पुलिस ने बुजुर्ग महिला से कुंडल लूटने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। बदमाश के पास से लूटा गया कुंडल, तमंचा एवं कारतूस बरामद हुआ, जबकि घायल बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 26 घंटे में ही लूट की घटना का खुलासा कर दिया। ये कल 3 फरवरी को सायंकाल 3 बजे के आसपास एक महिला है कस्तूरी, ये अग्रवाल कॉलोनी थाना भवन की रहने वाली थी। ये अपने घर के सामने बैठी हुई थी। एक युवक था जो उनके कान से कुंडल छीनकर भाग गया, जिसपे थाने पर सूचना प्राप्त होने पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई थी, जो इंस्पेक्टर थाना भवन के निर्देश में। आज इनको जानकारी प्राप्त हुई कि जो लूट का अभियुक्त है वो हसनपुर लोहारी का ये जंगल है, इसमें कहीं उस लूटे गए कुंडल को खपाने की फिराक में था या किसी से बातचीत करने की फिराक में था। इस बीच में इनको सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ इन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया है। आत्मरक्षार्थ में इनकी टीम ने गोली चलाई है, जिसको उसके पैर में गोली लगी है, उसकी हालत सामान्य है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके ऊपर जो जानकारी प्राप्त हुई है थाने से, इसमें 2017 में इसने डकैती भी करी थी, एक डकैती का भी अभियुक्त था। उसके अलावा उसने लूट भी करी है, गैंगस्टर भी उसके ऊपर कायम हुआ था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया है। आगे भी विवेचना प्रचलित है। कोई अपराधी कुछ इतिहास इसके अलावा यहाँ के अलावा कोई जानकारी? मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर 3 मुकदमे पहले से भी थे। ये कुख्यात अपराधी है। इन्होंने कल घटना कारित की है और 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला है। और कुछ बरामदगी सर लूट? हाँ, बरामदगी में एक जो लूटा गया कुंडल था वो बरामद हुआ है। 315 बोर का एक तमंचा है, 2 खोखा कारतूस है, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां प्रेमिका के घर पहुंचे युवक को परिजनों ने पीटा, जिसके चलते मौत हो गई और युवती को भी लाठियों से पीटा। हालत गंभीर है। गौरतलब है कि रात में प्रेमिका से घर मिलने आए प्रेमी को देखकर लड़की पक्ष आग बबूला हो गया। युवक युवती दोनों की लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटा। किसी तरह घायल प्रेमी युवक अपने घर की तरफ भाग निकला। इलाज के दौरान 29 वर्षीय प्रेमी युवक ने दम तोड़ दिया। घायल प्रेमिका की भी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके मेरठ रेफर किया गया। डिलियारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरा मामला डिलारी क्षेत्र का बताया जा रहा है। देर सवेर को आ रहा था, घर आया था अपना रिजल्ट देख के। रिजल्ट किस चीज़ का? बीपीएससी का 1 नंबर से रह गया जी। उसमें टेंशन में वो घर आया था। टेंशन हो रही थी, बस बोल रहा था ऐसे ही। फिर अड्डे सड़क पे चला गया। उस जो है जिसने मर्डर करा उससे थोड़ी सी बोलचाल हुई। फिर उनमें सुलह हो गई, जैसे भी है। फिर खेलते रहे ये सब। फिर उसके बाद ये घर आया, खाना वाना प्लेट लेके आया खाने की। इसने एक टुकड़ा ही तोड़ा था। फ़ोन आ गया। फिर उसके बाद सब बुलाया। किसके पास से फ़ोन आया? ऐसे पता नहीं किसका फ़ोन आया जी, पता चलेगा। फिर इसे जैसे ही गेट पे पहुंचा, इसे हाथों हाथ मार दिया गया। किसके घर पे पहुंचे थे? जसवंत सिंह के। तो किसने मारा है? जसवंत सिंह। किस चीज़ से मारा है? शॉकर की रॉड से। गाड़ी के शॉकर से। तो इस मामले में अब आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस को कोई जानकारी थी? नहीं, अभी तो खास जानकारी नहीं। पुलिस आई आपके यहाँ पर? हाँ। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? सख्त से सख्त सजा हो, उसे सजा होनी चाहिए। अच्छा, बताया गया है कि कोई महिला लड़की से भी कोई मामला था? नहीं, कोई मामला नहीं है सर। कल रात की बात है, पुलिस को सूचना 8:30 बजे करीब मिली थी कि डिलारी थाना अंतर्गत दौलाबाला एक गांव है, वहां पर एक मर्डर की सूचना पे पुलिस तत्काल पहुंची थी। तो पता ये चला है कि जसवंत नाम के व्यक्ति ने रोहित को एक रॉड से मारकर हत्या कर दी है और उस समय उसके रोहित के घर वाले भी पहुंच गए थे, उसको अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई है। इसमें पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि रोहित जसवंत के घर गया था और कहीं उसकी लड़की से उसका लगाव था। दोनों लोग को एक साथ देखने पर जसवंत ने पहले रोहित पे और फिर अपनी लड़की पे उसी राड से वार किया है और उसमें रोहित की डेथ हो गई है और जो उसकी लड़की है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। अब उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति नाजुक है, अभी हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और इसमें जो जसवंत नाम का व्यक्ति है जिसने ये घटना कारित की है वो पुलिस की हिरासत में है। यूपी के संभल में एक पिता अपने ही खून का कातिल बन गया, जहां कातिल पिता ने अपनी पुत्री की सरिया से पीट कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद स्वयं जहर भी खा लिया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एएसपी ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल पूरी सनसनीखेज वारदात संभल के एचोंडा कंबोह थाना के गाँव अशरफपुर की है, जहाँ एक पिता ने अपनी ही पुत्री की हत्या प्रेम प्रसंग के शक में सरिया से बेरहमी से पिटाई कर उसे मौत के हवाले कर दिया। वहीं एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एएसपी ने हत्यारे पिता की हालत ठीक बताई है। वहीं हत्यारोपी पिता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही है। दोपहर थाना एचोड़ा कंबो में सूचना प्राप्त हुई कि अशरफपुर निवासी राजपाल पुत्र गंगाराम जाटव द्वारा अपनी पुत्री को रॉड से चोट पहुंचाकर हत्या कारित कर दी गई है। उसके द्वारा यह कृत्य एक युवक से अवैध संबंधों के संदेह के आधार पर की गई थी। साथ ही स्वयं जहरीला पदार्थ भी खा लिया गया है। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जहां वह उपचाराधीन है एवं उसकी स्थिति सामान्य है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।